गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पीछे की जितनी भी चीजें आप पढ़े हैं सबको हमेशा की तरह एकदम अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ और पूरी ईमानदारी और लगन से अपने परिवार के साथ खुश होंगे और बाकी सब अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर आज हम पीछे जहाँ छोड़े थे इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम ये न्यूमेरिकल और इसके आगे और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तब तक आप पीछे की चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चीज़ों को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अच्छी बात जो आपको एकदम मोटिवेट करके रखे, आपकी पढ़ाई पे एकदम फोकस करके रखे और जो सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल के दिन में, ठीक है, जो आपको भटकने ना दे हमेशा के लिए। तो हमने कल माँ पे कुछ अच्छी लाइंस बोली थी, आज ठीक उसी तरह कुछ और अच्छी लाइंस बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी ने क्या खूब लिखा है कि मेरी किस्मत में दुख का एक साया नहीं होता, अगर किस्मत लिखने वाले ने किस्मत लिखने का हक हमारी माँ को दिया होता। तो कहने का मतलब ये है कि माँ ही एक ऐसा शब्द है ना जो दुनिया में निस्वार्थ होता है, माँ और बाप दोनों। तो कहने का मतलब है कि आपको उनके सपनों के लिए पढ़ना है। ठीक है, अपने माँ के सपनों के लिए, अपने पिताजी के सपनों के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम पूरा जी जान लगा करके। ठीक है, कर दिखाना यार, आग लगा देना एकदम। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और अगर इन सब को सोचने के बाद भी अगर आपके अंदर आग ना लगे ना तो फिर आपके जीने पे शक है, समझे। अब खून में वो है ही नहीं जो चीज होना चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे पुरुषार्थ के व्यक्ति में। ठीक है, तो अपने अंदर से उस चिंगारी को बुझने मत दीजिए और उन्हीं चिंगारी की मदद से आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिएगा। तो उस चिंगारी को अपने अंदर लगाए रखिए। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि जिस दिन उस मंजिल को, उस मुकाम को हासिल करके आप अपने माँ और पापा के सामने जाएंगे ना तो फिर उनकी खुशियों का क्या ठिकाना रहेगा आपको अंदाजा तक नहीं है। ठीक है, तो उसी दिन के लिए पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए अच्छी माहौल के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q each are placed to a distance apart। दो चार्जेस है, Q ये भी है, Q ये भी है, दोनों के बीच 2r डिस्टेंस है। अ चार्ज पार्टिकल प्लस QM, मतलब प्लस पॉजिटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल है, स्मॉल q है, उसका मास m है, इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में रख दिया गया। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो बीच में हम रखें तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा। What is the nature of the equilibrium of the charge particle for a small displacement along the line joining the charges? मतलब अगर हम उस बीच में रखे हुए चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा कहीं उस लाइन में डिस्प्लेस कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम जो बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, ये हमको देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए। एक है कि नेट फोर्स बताना है उस जो चार्ज पार्टिकल बीच में रखे हैं, और दूसरा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है जब उसको हम डिस्प्लेस करेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है, चलिए यही सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात है कि अगर एक चार्ज यहाँ Q है, दूसरा चार्ज यहाँ Q है, दोनों के बीच की दूरी अगर 2r है और यहाँ बीच में एकदम मिड में, एकदम मिडवे एक हम दूसरा चार्ज पार्टिकल स्मॉल चार्ज Q प्लस m लगा देते हैं, मास m है और चार्ज Q है, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। जितना ये इधर इसको रिपेल करेगा उतना ही ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो अब ध्यान से देखिए, Q जितना फोर्स इस पे लगाएगा, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, डिस्टेंस तो r ही है, उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होता। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल QM will be 0। क्लियर है क्यों? क्योंकि अगर इधर वाले को आप F1 मानते हैं, इधर वाले को F2 मानते हैं, 0, बिकॉज F1 is equal to F2। सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, सॉरी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि F1 जितना इधर लग रहा है उतना ही F2 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। और चलिए जो दूसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। और बोल रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं।
डिस्प्लेस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब मानिए ये चार्ज पार्टिकल इनिशियली यहां तक था बीच में, अब इसको हम हल्का सा एकदम x डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। x बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है, r के कंपेयर में r मानिए 10,000 किलोमीटर है, तो x जो है 1 मीटर या बहुत छोटा है, उसका एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, तो उतना ही हम दे करके इसको डिस्प्लेस करते हैं। अब ये यहाँ आ गया, मतलब क्लियर, ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, क्लियर है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई, r प्लस x हो गई, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r माइनस x हो गई, क्लियर। अब मानते हैं कि जब ये यहां आ गया तो इस पे चार्ज पार्टिकल पे इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, कौन लगा रहा है, ये वाला लगाएगा इधर, और ये वाला इधर लगा रहा है, वो कहां है, F1 है। अब देखिए, अब हम फोर्स किस पोजीशन पे देख रहे हैं, बीच वाले पोजीशन पे नहीं देख रहे हैं, x डिस्प्लेसमेंट के बाद जब यहां पहुंचे तो यहां देख रहे हैं, यहां थोड़ा सा लिखने का जगह कम है इसलिए हम यहां दिखाएं आपको लिख करके, क्लियर है। ये यहां पे चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का पहुंच चुका है, तो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो एक्चुअली इसी तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। हम समझाने के लिए इस चीज को नीचे दिखाएं, क्लियर है। चलिए अब देखिए अब ध्यान से इस चीज को, अब बताइए हमको कि अगर हम इस जो चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिए, हम इससे नेट फोर्स की बात करें तो एक F2 इसके कारण इधर लग रहा है और ये F1 से इधर आ रहा है। अब F1 F2 की वैल्यू लिखते हैं पहले, हियर F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ एयर में हो रहा है, QQ। F1 कौन सा है, इधर की तरफ जो लगा रहा है, ये चार्ज जो लगा रहा है, QQ डिस्टेंस कितना है, r माइनस x होल स्क्वायर। F2 जो ये वाला चार्ज है उस पे लगा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई दूरी कितना आ जाएगा, r प्लस x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर छोटा है, फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, मतलब कि दैट इज F1 जो है वो ग्रेटर है F2 से। ये इंपॉर्टेंट ध्यान है कि जो F1 है इधर जो फोर्स लगा है उधर लगने वाले से ज्यादा है, मतलब कि इसको हम डिस्प्लेस करके इधर लाए तो जो फोर्स नेट लग रहा है इधर वाला वो ज्यादा है जो उधर लग रहा है उस कंपेयर से, क्लियर है। मतलब कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज्यादा है, मतलब ये बॉडी जो है इनडायरेक्टली फिर इधर ही आना चाहेगी ना, ये वाला जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर की जो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फिर वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा। इसका मतलब फोर्स कैसा है, नेट फोर्स, नेट फोर्स जो लग रहा है इस पे रिस्टोरिंग फोर्स है, और जब भी फोर्स रिस्टोरिंग होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। मतलब बॉडी ऐसे था, हमने ऐसे किया, फिर वो वापस इसी जगह पे जाना चाहेगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या लिखेंगे, here the net force on the charged particle is towards, किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट, when it was displaced, when it is displaced, when it is displaced a small distance, small या negligible बोल दीजिए, towards right, clear है। Net force acting on the charged particle is towards left when it is displaced a small negligible distance towards right। तो राइट की तरफ डिस्प्लेस की तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इसका मतलब so the net force is restoring in nature, restoring मतलब उसके पुराने पोजीशन को फिर से क्या करना चाह रहा है, रिस्टोर करना चाह रहा है। here the net force is restoring in nature, so इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। so the equilibrium is stable equilibrium, क्लियर। कैसा इक्विलिब्रियम आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम आया, क्लियर है। फोर्स जो था नेट फोर्स कैसा है, रिस्टोरिंग है, और रिस्टोरिंग जो है तो इसको फिर से पुराने पोजीशन पर रिस्टोर कर देगा, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, क्लियर है। अब हम अगर मानते हैं कि अगर हमको उसका टाइम पीरियड निकालना है
अब देखिए यहाँ पे, अब ये जैसे यहाँ पहुंचा, फिर फोर्स इसको रिस्टोर करके यहाँ आएगा, फिर वापस वहां जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। चलिए, यहां तक आपको ये पता चल गया कि हमारे इक्विलिब्रियम स्टेबल आया है और साथ ही साथ जो चार्ज पार्टिकल उस पे नेट फोर्स 0 है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी हम इसमें इसके इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं आया, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये है कि अब देखिए थोड़ा सा एनालाइज करिए इस क्वेश्चन को। अब दोनों चार्ज के बीच इसको डिस्प्लेस किए, फोर्स उसको फिर से रिस्टोर करेगा इधर। अब देखिए ये बीचों बीच था, ये यहाँ पे डिस्प्लेस करके गया, यहाँ पे डिस्प्लेस किया, फिर फोर्स इसको रिस्टोर करेगा, वापस ये आएगा, भागेगा इधर की तरफ, यहाँ आएगा तो तक नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, फिर इधर तक भागेगा, फिर कुछ इधर आएगा, फिर इधर नेट फोर्स उधर की तरफ लगने लगेगा रिस्टोर करने के लिए। तो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इधर आएगा, फिर वहां जाएगा, फिर ये मीन पोजीशन हो गया और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। इसका क्या है, वो एसएचएम करना शुरू कर देगा, ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन। इस मिड पोजीशन का अबाउट वो एसएचएम करेगा, तो उसका टाइम पीरियड अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यही हम इसके बाद वाले पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसी में आगे क्वेश्चन लिख लीजिए, उसी का पार्ट था ये क्वेश्चन, कहीं सेम क्वेश्चन था, ठीक है, उसी का एक पार्ट था कि इफ द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, if the equilibrium is stable, find the time period of a small oscillations of the charged particle. द चार्ज पार्टिकल, क्लियर है। क्यों उसमें टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, क्योंकि अब वो एसएचएम करने लगेगा, ठीक है। कैसे, फिर से आप फिगर एक बार देख लीजिए, ये क्यू था, ये क्यू था, दोनों के बीच 2r दूरी था, ये मिड पॉइंट था, आर इधर आर इधर, चलिए इसको आर इधर यहाँ क्यू रखे थे हम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं इधर की तरफ x डिस्टेंस, तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है इधर लगता है, तो जब यहाँ पहुंचेगा ना क्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स उसको इधर लाना चाहेगा, तो फिर ये मीन पोजीशन पाएगा, तो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, यहीं अगर रुकेगा नहीं और इधर आएगा तो तक यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स उधर की तरफ लगने लगेगा, एफ रिस्टोरिंग, फिर यहाँ आएगा, फिर मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कुछ आगे रहेगा तो उधर भागेगा, फिर यहाँ आएगा, इसी तरह एक प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब इस मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या है, मीन पोजीशन, और ये दोनों क्या हो गया, हाँ ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये कैसा है, एसएचएम करने लगेगा, इसी का हमको टाइम पीरियड निकालना है, क्लियर है। चलिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो पीछे का ही सॉल्यूशन है, पीछे के सॉल्यूशन का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने F1 निकाल रखा था ग्रेटर देन F2, जब यहाँ पे आया था ये, तो F1 किधर लग रहा था, इधर लग रहा था, F2 इधर लग रहा था, तो हमने पीछे वाले जो सॉल्यूशन देखा उसमें F1 F2 निकाले हम, F1 बड़ा आया था, सो F नेट जो कि रिस्टोरिंग है वो कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ वो QQ भी कॉमन है ना, तो वो भी बाहर आ जाएगा ये वाला, तो बचेगा क्या, 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व करिए आप तो ये हो जाएगा QQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ जाएगा तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, क्लियर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये जाएगा
तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx। क्यों? ये वाला जो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो पहले माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस सबके साइंस को चेंज कर देगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b होना चाहिए, तो a स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस था, लेकिन ये माइनस फिर उसको ही माइनस कर दिया, और ये वाला जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, ये वाला माइनस। क्लियर है? अब और नीचे वाला चीज का प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एकदम प्योर कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल, कुछ नहीं है ये। यहां से देखिए ये खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 4rx बचा, नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही है ना 4rx बाई r पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फाइनली हम क्या लिखेंगे, क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं x बहुत छोटा है r पे, x बहुत छोटा है r से, तो x को निगलेक्ट कर सकते हैं हम जहां जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, नीचे देखते हैं कहीं निगलेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, निगलेक्ट हो गया, ये वाला टर्म निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बड़े नंबर से तो क्या होता है वो क्वांटिटी एकदम निगलेक्ट हो जाती है। तो ये बचेगा सिर्फ r पावर 4। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ऊपर वाला मिटा रहे हैं हम, क्या आएगा यहां से एफ रीस्टोरिंग आएगा, यहां से क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यू हो जाएगा ना, ये इससे कट के आर क्यू और एक एक्स आएगा। क्लियर? और ये 4 खत्म हो जाएगा, देखिए ये 4 और ये 4 खत्म। क्लियर? क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एक्स आएगा, यही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे निगलेक्ट हो गए, ये चीज बचा यहीं पे। ठीक है? तो ये रिजल्ट हमारा आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये एफ रीस्टोरिंग किसके इक्विवेलेंट होता है? आप जानते हैं एफ रीस्टोरिंग kx के इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हम kx के इक्विवेलेंट कर देंगे, तो यहां से x और k की वैल्यू इक्वेट करने से निकल जाएगी। सो k इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये क्या है? ये फोर्स कांस्टेंट है। आप जब एसएचएम पढ़ते थे तो क्या देखे थे कि जो एफ रीस्टोरिंग होता है वो क्या होता है, kx होता है, F इक्वल टू kx स्प्रिंग फोर्स में, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा kx के बराबर होता है, तभी तो एसएचएम होता था। तो देखिए ये रीस्टोरिंग आया है, तो इसको हम किससे इक्वेट कर दिए, इक्विवेलेंट कर दिए kx से, x की जगह x इक्विवेलेंट हो गया, k की जगह ये वाला टर्म, तो यही k की वैल्यू आएगी ना, तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लिए। अब टाइम पीरियड निकाल लेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पे बगल में लिख लीजिए, क्योंकि एफ रीस्टोरिंग जो होता है वो kx होता है। क्लियर है? अब देखिए, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। क्लियर है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, रूट के बाई एम, तो 2 पाई रूट के बाई एम। आप जानते हैं ना ये कि जो कोई फोर्स होता है, क्लियर है, तो वो किसके बराबर होता है, यहां से आप वो जो निकाले थे एसएचएम के इक्वेशन से, तो वहां से वैल्यू आता है ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम का। क्लियर है? यहीं से हम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये फाइनली क्या होता है 2 पाई एम ऊपर चला जाता है, रूट एम बाई के हो जाता है। यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम की जगह तो एम ही रहेगा, के की जगह ये आएगा, तो ये चला जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई क्यूब इनटू क्यूब, ये हमारा हो गया टाइम पीरियड। क्लियर है? के की वैल्यू हम बस डाल दें यहाँ पे, ये वैल्यू आ गया। नोट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे उसमें ऑसिलेशन हो रहा है ये हमने देख लिया, फिर रिस्टोरिंग फोर्स निकाले, उसको kx के इक्विवेलेंट किए, वहां से k की वैल्यू निकाल लिए, फिर टाइम पीरियड में सिंपल फार्मूला में जो हम पढ़े एसएचएम से एकदम सिंपल चीज ये है, उसमें पुट कर दिए। क्लियर?
ये डिस्टेंस था, टाइम पीरियड कैसे पढ़ते थे उसमें, ये चीज कहां से आया है कि सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है कोई बॉडी तो 2 पाई कवर करता है, और रेगुलर वेलोसिटी इसमें हम लेते हैं तो डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम निकल गया। डिस्टेंस रेडियन में होता है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होता है अगर सर्कुलर मोशन है, तो वहीं से आया इस चेंबर केस में। तो ये फार्मूला आपको पता होगा, डायरेक्ट वैल्यू रख के टाइम पीरियड निकल गया। क्लियर, नोट कीजिए इसको। आपका ठीक है। और ये चीज आपको हम याद करने के बता दें कि ये वैल्यू कहां से आया था। आप एसएचएम में देखे थे कि जो डिफरेंशियल फॉर्म था उसका d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 आता था। ये ना एसएचएम का डिफरेंशियल फॉर्म था। यहां से ये तो कुछ और नहीं, एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन कितना आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। क्लियर है। अब देखिए यहां से हम वैल्यू रखते थे कि जब हम फोर्स लिखते हैं kx, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। यहां से देखिए m के जगह m और एक्सेलरेशन के जगह इसको लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और स्टोरिक फोर्स में माइनस kx ही पढ़ते थे। क्लियर, ये हम सिंपल बता रहे आया कहां से, फोर्स को फोर्स से इक्वेट कर दिए। अब ये स्टोरिक फोर्स में माइनस आता था, तो यहां भी माइनस लेकर के चले, माइनस माइनस को कैंसिल कर देता था x को, तो यहां से देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, √k/m। ये सिंपल कहां से आया, ये डिफरेंशियल वो एसएचएम के डिफरेंशियल फॉर्म से आ गया है, और ये वैल्यू रख दी हम। तो आप अच्छे से समझे होंगे इस न्यूमेरिकल को। देखिए अब इसी से अब क्या बोलेगा, इसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर दिए तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, उसके भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। बहुत आसान था, एकदम इजी गोइंग था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चीजों का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा पीछे आकर के देख लीजिएगा, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर एक अगला न्यूमेरिकल जो भी है करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल को ही इतने अच्छे तरीके से बनाइए ना कि उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट आप समझ जाए उससे। ठीक है, तो एक अगर न्यूमेरिकल को अच्छे से बना करके उसके सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो 15-20 न्यूमेरिकल उसी तरह हो जाएंगे। क्लियर है, इसीलिए कोई एक क्वेश्चन हम लाते हैं आपको, उसमें खूब अच्छे से समझाते हैं ताकि आप अगले उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन से आप उसको कर लें। अब इसी में थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर देंगे तो भी आप बना लेंगे, लेकिन हम अगले बार में उसको बना करके दिखाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप भी बनाइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छी होगी और क्वेश्चन पे पकड़ भी अच्छी होगी। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।